अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है। आज हम रिलेटिव प्रोनाउन के हवाले से पढ़ेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन के हवाले से कौन कौन सी एरर्स होती हैं जो हम अमूमन सेंटेंसेस लिखते वक्त कर जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है हमारे पास, अली इज़ द बॉय विच आई लाइक द बेस्ट। देखिए अब इसमें रिलेटिव प्रोनाउन क्या है जी, हमारे पास विच। हमारे पास आमतौर पर जो रिलेटिव प्रोनाउन होती हैं उनमें हु, विच, दैट, आमतौर पर हम इन्हीं को रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज़ करते हैं। अब इनमें हु जो होता है वो सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ किया जाता है हमेशा, ठीक है। विच जो होता है वो भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए यूज़ हो सकता है, लेकिन विच जो होता है वो एनिमल्स या थिंग्स के लिए यूज़ होता है, जबकि जो हु है वो आपका सब्जेक्ट की जगह पे पर्सनस के लिए, शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाकी रहेगी बात दैट की, तो दैट आपका पर्सन, एनिमल, थिंग्स तीनों के लिए यूज़ कर लिया जाता है। डिपेंड्स करता है कि सिचुएशन कैसी है। हम जब ये पढ़ेंगे तो आपको मैं ये चीज़ क्लियर कर दूंगा। और हुम जो होता है ये पर्सन के लिए यूज़ होता है, लेकिन जब पर्सन के लिए हमें एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करना हो तो फिर हम हुम को यूज़ कर लेते हैं। जब हम ये एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस हमारा विच है। अब विच है तो इसका मतलब ये तो किसी थिंग या एनिमल के लिए आता है। अब देखना हमने ये है कि इसके इस तरफ, ठीक है, इस तरफ जो लफ्ज़ आ रहा है वो कौन सा है। क्या वो कोई पर्सन है, क्या वो कोई थिंग है, या कोई वो एनिमल है। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास बॉय लिखा हुआ है जो कि एक पर्सन होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे विच तो आना नहीं चाहिए था। तो क्या आना चाहिए था जी, या तो हु आएगा या हुम आएगा, ठीक है। अब इन दो में से आएगा। अब इन दो में से कौन सा आएगा ये आपने चेक कर लेना है। अली इज़ द बॉय whom I like the best या अली इज़ द बॉय who I like the best। अब चेक करने का तरीका क्या होता है, परखने का तरीका क्या होता है, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ कि आपने क्या करना होता है। आपने सब्जेक्ट की जगह पर आने वाले नाउन या प्रोनाउन जो होते हैं वो काउंट कर लेने होते हैं कि कितनी हैं। तो ये एक हो गया, ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया, मैं नीचे एस डाल देता हूँ, ठीक है। दो हमारे पास सब्जेक्ट हैं। ये बॉय सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ये तो इस वर्ब का हमारे पास ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो ये सब्जेक्ट नहीं है। वर्ब के बाद जो नाउन आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट, दो हमारे पास इस फिक्रे में सब्जेक्ट हमें मिल चुके हैं। अब हमने देखना ये है कि इसमें वर्ब्स कितनी हैं। वर्ब्स भी हमें मेन वर्ब्स की फॉर्म जो होती हैं, मेन वर्ब्स की फॉर्म जो होती हैं वो हमने काउंट करनी है। तो ये एक हो गया मेन वर्ब, एक मेन वर्ब आपके पास ये है। हो सकता है बाद बच्चों के जहन में आ रहा हो कि सर इज़ तो मेन वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब होती है। तो बच्चा इज़ हेल्पिंग वर्ब आपकी तब कंसिडर की जाती है जब इसके बाद आप अपने सेंटेंस में या थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं या आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं, तब ये हेल्पिंग वर्ब कंसिडर होती है। और जब इसके बाद आपको कोई वर्ब ना मिल रही हो तो फिर वो वहाँ पे खुद एज आ मेन वर्ब स्टैंड करती है, ठीक है। तो आई एम हैप्पी। अब ये जो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको सेंटेंस दिया है आई एम हैप्पी, इसमें आई एम के बाद अमूमन या तो थर्ड फॉर्म आती है अगर पैसिव वॉइस हो, या फिर आईएनजी फॉर्म आती है अगर एक्टिव वॉइस हो। तो यहाँ पे ना तो थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है ना आईएनजी फॉर्म यूज़ की गई है, बल्कि एक नाउन यूज़ कर लिया गया है। इसका मतलब यहाँ पे जो एम है ना आपका, वो आप उसको मेन वर्ब कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक तो हो गया इज मेन वर्ब, दूसरा हो गया लाइक मेन वर्ब, ठीक है। दो ही हमारे पास सब्जेक्ट हैं और दो ही हमारे पास वर्ब हैं इस सेंटेंस में। जब आपके पास सेंटेंस, आपके पास जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब्स की तादाद इक्वल हो जाए, ठीक है, तो फिर आपने वहाँ पे हु कभी भी यूज़ नहीं करना होता, फिर आप वहाँ पे हुम यूज़ करते हैं। अगर आपका एंटीसीडेंट, ये जो इस प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले लफ्ज़ मौजूद होता है ना, इसे हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर आपका एंटीसीडेंट कोई पर्सन है
और सब्जेक्ट और वर्ब की तादाद इक्वल हो जाए तो फिर वहाँ पे आप whom को यूज़ करते हो, who को यूज़ नहीं किया करते। तो यही वजह है, यहाँ से मैं which को रिमूव करूँगा और whom लगाऊंगा, सेंटेंस हो जाएगा अली इज़ द बॉय whom आई लाइक द बेस्ट। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। दूसरा सेंटेंस, आई सा अ बर्ड हु वॉज प्रिटी। अब इसमें देखें हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, हु है, इसका एंटीसीडेंट क्या है, बर्ड है। ठीक है, ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है, ये हमारे पास एंटीसीडेंट है। अब आपने देखा कि बर्ड तो है कुना, ये तो बर्ड जो है ये तो आप इसको पर्सन की कैटेगरी में तो फॉल नहीं कर सकते, इसको तो हम थिंग्स या एनिमल वाले कैटेगरी में रखेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे हु तो आना नहीं चाहिए था, हु नहीं आएगा तो फिर बर्ड है, तो बर्ड के लिए क्या हम यूज़ किया करते हैं, विच यूज़ करते हैं बस। तो यहाँ पे विच आपका सही होगा, आई सा अ बर्ड विच वाज प्रिटी। इसके बाद है जी, रोहन एंड हिज डॉग विच वर लॉस्ट हैव बीन फाउंड। अब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास विच है और इसके एंटीसीडेंट जो हैं वो दो हैं यहाँ पे, एक तो डॉग है और दूसरा रोहन है। यहाँ पे एंटीसीडेंट रिलेटिव प्रोनाउन के दो बन गए हैं, एक पर्सन है एक एनिमल है। आप याद रखिएगा कि जब दो एंटीसीडेंट हों, उनमें एक पर्सन हो एक एनिमल हो, तो आप वहाँ पे हमेशा सिर्फ और सिर्फ दैट इस्तेमाल करते हैं, फिर ना तो वहाँ पे हु आएगा और ना ही वहाँ पे विच आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप विच रिमूव करेंगे और आप लिखेंगे दैट, क्योंकि इसके एंटीसीडेंट में एक एनिमल और एक पर्सन है। He is the same boy who won the prize। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि हमारे पास अगर सेंटेंस में मौजूद ये अल्फाज आ जाएं, द सेम, एनी या नन, ठीक है, अगर ये सेंटेंस में आपके अल्फाज आ जाएं तो आप जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ दैट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप देखो कि द सेम लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, हु की जगह पे दैट, क्योंकि ये अलग से अपना रूल कैरी करता है कि द सेम के बाद हु नहीं आता, विच नहीं आता, सिर्फ दैट आता है, चाहे आपका एंटीसीडेंट पर्सन हो, एनिमल हो, थिंग हो, जो भी हो। ही इज़ द बॉय हु आई लाइक। अच्छा, ही इज़ द बॉय हु आई लाइक, अगेन इसको ज़रा आप काउंट कर लें कि इसमें कितने सब्जेक्ट हैं, एक दो, और वर्ब कितनी है, एक दो। ठीक है, तो फिर ये कैरी हो बराबर हो गए, सॉरी ये सब्जेक्ट बराबर हो गया वर्ब के बराबर हो जाए तो आपने क्या करना होता है, वहाँ पे आपने हु नहीं लगाना होता, हुम लगाना होता है। तो ये सेंटेंस हो जाएगा, ही इज़ द बॉय हुम आई लाइक। जी, इस तरफ आ जाए, वो कहता है whom is singing a song। अब इस सेंटेंस में आप दोबारा ज़रा चेक करें कि सब्जेक्ट कितने आए हैं और वर्ब कितने आए हैं। देखें, रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करने का सबसे बेहतरीन फार्मूला ये है कि आपने गिन लेना है, एक एक, दो दो, जब बराबर हो जाएंगे तो वहाँ पे फिर आप कभी भी सब्जेक्टिव केस यानी हु यूज़ नहीं करते, whom यूज़ करते हैं। लेकिन अगर बराबर ना हो, अगर वर्ब बढ़ जाएं और सब्जेक्ट कम पड़ जाएं तो फिर वहाँ पे आप हु यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, अगर सब्जेक्ट बराबर हो जाए वर्ब के तो हम क्या यूज़ करते हैं भाई, हम यूज़ करते हैं whom। ठीक है, और अगर ये एक नंबर था, अब दूसरा नंबर आपने क्या याद रखना है कि अगर सब्जेक्ट हो जाए कम, ठीक है, ये हो कम और वर्ब हो ज़्यादा तो फिर आप यूज़ करोगे हु। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब इस सेंटेंस में हमने चेक करना है हमारे पास वर्ब कितनी है, मेन वर्ब कंसिडर करेंगे आप। इज़ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि इसके बाद ING फॉर्म मिल गई है, तो इज़ नहीं काउंट होगा, हम हेल्पिंग वर्ब काउंट करेंगे तो एक, सिर्फ एक वर्ब आई है। ठीक है, आ सॉन्ग तो आगे नाउन है,
ऑब्जेक्ट की जगह पे है, तो एक वर्ब आई है। अब मैं चेक करूँगा कि इसमें जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट किधर है। सब्जेक्ट तो इसमें दिया ही नहीं हुआ, यानी सब्जेक्ट तो है ही नहीं। इसका मतलब सब्जेक्ट कम हो गए और वर्ब बढ़ गई है। तो ऐसी सूरत में आप क्या यूज़ करते हो, हुम काट दो, आप करोगे हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, समझ आ गई। इसके बाद हु डू यू लाइक द मोस्ट। अब यहां पे क्या चक्कर है भाई, यू ये एक सब्जेक्ट आ गया, ये एक वर्ब आ गई। ठीक है, ये डू तो हेल्पिंग वर्ब है। अब सब्जेक्ट और वर्ब दोनों बराबर हो गए तो हमें क्या चाहिए, हुम चाहिए। सब्जेक्ट और वर्ब बराबर हो जाए तो हम हुम यूज़ करते हैं। तो आप क्या करोगे, हु को काट दोगे, आप लिख दोगे जी हुम डू यू लाइक द मोस्ट। चलें जी, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द प्लेयर्स हु ही सिलेक्ट्स विल पे। अगेन हमने अपना फार्मूला याद रखना है जी, काउंट कर लें। द प्लेयर्स एक हो गया, ही दूसरा हो गया। अब इस सब्जेक्ट की वर्ब कहाँ है, ये द प्लेयर्स विल प्ले। कौन खेलेगा, ही नहीं, प्लेयर्स खेलेंगे। तो इसकी वर्ब जो है, सॉरी इसकी वर्ब जो है आपके पास ये है विल प्ले। तो एक वर्ब ये हो गई, एक सब्जेक्ट ये हो गया, क्रॉस हो जाएंगे। ठीक है, अब ही ये हो गया सब्जेक्ट और इसकी वर्ब ये हो गई, तो ये भी दोनों क्रॉस हो जाएंगे। सब्जेक्ट और वर्ब यहाँ पे भी बराबर हो गए हैं। बराबर हो गए हैं तो कोई इशू नहीं। आप क्या यूज़ करोगे, जब बराबर हो जाएंगे तो हुम यूज़ कर दो। आप जस्ट यहाँ से हु निकालो, भाई जाओ भाई छुट्टी करो, हु मियाँ, और हुम लगा दो। ठीक है, इसके बाद आई हु इज़ द कैप्टन मस्ट प्ले दिस मैच। अच्छा जी, अब देखें, आई एक सब्जेक्ट हो गया, ये एक वर्ब हो गई, ये एक वर्ब हो गई, मस्ट प्ले। ठीक है, अब इसमें क्या है जी, तो इसमें दो वर्ब हैं और एक सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट की तादाद कम है, वर्ब ज़्यादा है। तो इस सूरत में यहाँ पे हु यूज़ होगा, हु लगा हुआ है, तो ठीक है, आई हु इज़ द कैप्टन मस्ट प्ले दिस मैच। वो तो ठीक है, हु तो आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे उसने थोड़ा घुमा दिया आपको। ठीक है, घुमाया उसने किस तरह से है कि जो हम फंडा पीछे पढ़ के आ रहे हैं, जो रूल हम पीछे से सीखते आ रहे हैं, वो उसने यहाँ पे ठीक लगाया है। उसने सब्जेक्ट, वर्ब और वर्ब, इनको जैसे हमने गिनती की, हमें पता चला कि दो वर्ब ज़्यादा हैं, वर्ब ज़्यादा हैं, दो हैं, और सब्जेक्ट एक है, मतलब वर्ब्स की तादाद बढ़ गई है और सब्जेक्ट की तादाद कम हो गई है। तो हमने क्या किया, हमने वही जैसे हम पहले करते आ रहे हैं कि वर्ब की तादाद बढ़ गई है, सब्जेक्ट की तादाद कम हो गई है, तो हु लगाना है, हु लगा हुआ है, तो पेपर में इसको ऐसे ही छोड़ के नहीं चले जाना। इसका एक और चीज़ भी हमने चेक करनी होती है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है ना, रिलेटिव प्रोनाउन क्या काम करता है। ये हो गया ना मसलन हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, और इधर इसका क्या होता है, एंटीसीडेंट, याद है। और इस तरफ हमने क्या लगाना होता है, कोई वर्ब लगाते हैं हम। ठीक है, कभी नाउन या प्रोनाउन भी आता है। अब अगर रिलेटिव प्रोनाउन के इस तरफ फ़ौरन बाद वर्ब आ जाए, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आती है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा अगर रिलेटिव प्रोनाउन के फ़ौरन बाद वर्ब आ जाए तो वर्ब आपने किसके अकॉर्डिंग लगानी होती है, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग लगानी होती है। तो यहाँ पे वर्ब आ गई है हमारी, किधर है जी, ये है। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन है ना, देखें यहाँ पे उसने क्या किया है, उसने रिलेटिव प्रोनाउन के फ़ौरन बाद वर्ब दे दी है, जबकि पीछे उसने क्या किया था, उसने उसके बाद क्या दिया था, सब्जेक्ट दे रखा था। तो हम उसको नहीं देख रहे थे कि इसने एंटीसीडेंट के मुताबिक लगाया है या नहीं। लेकिन जब कभी ऐसा हो कि उसने रिलेटिव प्रोनाउन के फ़ौरन बाद वर्ब दे रखी हो, तो वहाँ पे आपने क्या करना होता है, ये चीज़ लाजमी देखनी होती है कि क्या ये वर्ब इस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग इसको मैच करती है। तो मैंने देखा आई है, तो आई के साथ तो इज़ सूट ही नहीं करता, तो आई के साथ क्या आएगा, एम। आई हु एम द कैप्टन मस्ट प्ले दिस मैच। ठीक है, समझ आ गई। इसके बाद लास्ट सेंटेंस है जी,
हु इज़ हेयर हु डज नॉट लाइक इंग्लिश, कौन है यहाँ जो इंग्लिश नहीं पसंद करता। तो देखें यहाँ पे गलती क्या हो सकती है, देखें ये जो हमारे पास हु लफ्ज़ होता है ना, हु विच, ये जो हैं ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर भी यूज़ होते हैं और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर भी यूज़ होते हैं। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर ये तब यूज़ होंगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर ये उस वक्त यूज़ होते हैं जब ये फ़िक्रे के स्टार्ट में आ जाएं और बाद में चल के सब्जेक्ट आए, फिर आगे बाकी चीज़ें आएँ, यानी सेंटेंस आपका इन से स्टार्ट हो जाए, हु या विच से, तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कंसिडर होती हैं। लेकिन अगर ये इस तरह से हो कि हु या विच सेंटेंस के दरमियान में आ जाएं तो तब ये फिर रिलेटिव प्रोनाउन समझे जाते हैं, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है या इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है जी, सेंटेंस के शुरू में आया है तो इसका मतलब ये यहाँ पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है तो याद रखिएगा, अगर आपका सेंटेंस किसी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से शुरू हो जाए यानी हु या विच से, तो आगे चल के अगर आपने कोई रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है तो वो सिर्फ और सिर्फ दैट लगाना है, ठीक है, समझ आ गई। चूँकि हु इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है तो आगे चल के हमने सिर्फ दैट लगाना था, तो मैं जस्ट उसको हटाऊंगा और दैट लगा दूंगा, हमें यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब गिनने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इससे अगले लेक्चर में इससे मज़ीद हम आगे पढ़ लेंगे। तब तक आपने ये जो यहाँ तक हमने पढ़ लिए हैं प्रोनाउन के एरर्स, इन सब को आपने रिवाइज़ करना है, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।